नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके पहले मैं पूरा हिमालय पर्वत बता चुका हूं आपको, इसके 2 वीडियो पड़े होंगे। यानी कि हिमालय पर्वत का जो 2 भागों में विस्तार किया गया है, एक प्रादेशिक विभाजन और एक भौतिक विभाजन। जो भौतिक विभाजन है और प्रादेशिक विभाजन तो मैं अलग अलग बता चुका हूँ आपको। उसके 2 वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में, जियोग्राफी नाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। आप सभी को पता है भारत को 6 भागों में बांटा गया है। भारत को 6 भागों में बांटा गया, तो सबसे ऊपर वाला भाग जो हिमालय वाला था वो हमने उसको देख लिया है। इसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया, भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन। तो आज के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर ये भौतिक विभाजन क्या है और इसका प्रादेशिक विभाजन कहाँ क्या है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है खेती के लिए और कहाँ की अनुपजाऊ होती है। तो आदि चीज़ों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आपका बेस भी नहीं मजबूत है तो आप इस वीडियो को बिना किसी संकोच के बेस मजबूत करने के लिए देख सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका बेस जो छोटी बहुत चीज़ें होंगी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी है ये। ठीक है, मात्र बेस कम तो हो आपका मजबूत होगा ही, इससे ऊपर भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रूपरेखा बनाता चलूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊँ तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया था, ये ऊपर वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ लिया था, हिमालय का पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले है उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन 2 भागों में किया गया है। अब देखिए, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, चूँकि बहुत बड़ा विशाल मैदान है तो उसको अकेले पढ़ना थोड़ा सा क्या कठिन है। तो इसका भी विभाजन 2 भागों में किया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो पहला भौतिक विभाजन और दूसरा प्रादेशिक विभाजन। तो आज हम इस वीडियो में भौतिक विभाजन यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन इसमें विस्तार से पढ़ेंगे कि भांवर क्षेत्र कौन सा होता है, तराई वाला क्षेत्र क्या होता है, बांगर क्षेत्र क्या होता है और खादर क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो आदि के बारे में हम इस वीडियो में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदान, आपको याद रहे दोस्तों, उत्तर भारत का विशाल मैदान मतलब मैं इस चीज़ जो हरा हरा आपको दिख रहा है इसके बारे में पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी एवं उनकी सहायक नदियों के अवसादों के जमाव के कारण मैदान का निर्माण हुआ है। जैसे कि मैं आपको जैसे बताऊं, यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। अब जैसे इस मैप में हम समझें, देखिए यहाँ से राकसताल से सिंधु नदी निकलती ऐसे, ठीक है, और यहीं से सतलज नदी निकलती है इस प्रकार, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ऐसे निकलती है, यहीं से गंगा नदी निकलती है। तो जो नदियाँ हैं अपने साथ क्या लाती हैं? सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद। तो ये क्या? तलछटी अवसाद, यानी कि ऐसे ऐसे क्या होता है, इनकी नदियों से जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है। इसी मिट्टी जमने के कारण ये एक जो मैदान का निर्माण होता है और इसी को उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। इसी को हम उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। ये थी आपकी आज की कहानी। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई कि उत्तर भारत के विशाल मैदान क्या हुआ, कैसे निर्माण हुआ। तो गंगा नदी, यमुना नदी जो सहायक नदियों द्वारा जो अवसाद लाई जाती है, मिट्टी लाई जाती है, वो मिट्टी जम जाती है किनारों में, तो उससे क्या हो जाता है, मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसकी स्थिति यानी कि किस जगह स्थित है। तो ये देखें, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये हिमालय के दक्षिण दिशा में है। क्या है? हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है हिमालय के दक्षिण दिशा में, देखिए ये हमारा हिमालय का पूरा पार्ट है। ये क्या है? ये हिमालय का पार्ट है। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है? दक्षिण। तो दक्षिण का रहेगा उसके नीचे का, तो हिमालय के जस्ट नीचे। तो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान आपको मैप में दिख रहा होगा। तो इसे यही कहा गया है कि ये हिमालय के दक्षिण दिशा में और दक्कन पठार के ऊपर है। तो देखिए ये क्या है? दक्षिण का पठार है। ठीक है, दक्षिण का पठार, तो दक्षिण पठार के ऊपर हो गया और हिमालय पर्वत के नीचे हो गया। तो ये बीच में, इनके दोनों के बीच में ये स्थित है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान जो है हिमालय पर्वत के नीचे तथा दक्षिण पठार के इन दोनों के बीच में स्थित है। ये भी आप कह सकते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है?
तो आप इसका क्षेत्रफल देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्या है, क्षेत्रफल है, यानी कि पूरे जो हरा हरा दिख रहा है 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। ठीक है, इसका विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 150, यानी कि 150 से 300 किलोमीटर, यानी कि यहाँ 150 है और इधर क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो इधर 300 किलोमीटर है। तो इसकी कुल चौड़ाई है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता तो आप बिना किसी संकोच के आप कमेंट किया करिए। ठीक है, जिससे कमेंट क्या करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको चीज़ें यहाँ क्या उन्हें समझ में नहीं आ रही, तो मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अब उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन, तो जो मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत का विशाल मैदान 2 भागों में विभक्त है। पहला भौतिक, दूसरा प्रादेशिक। तो आज हम भौतिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वही भौतिक विभाजन के बारे में, इसी भौतिक विभाजन का हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पहुँच चुके हैं। तो जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन है, उसे पहला विभाजन भांवर का क्षेत्र, दूसरा तराई का क्षेत्र कहते हैं, तीसरा बांगर का क्षेत्र कहते हैं और चौथा खादर का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो 4 भागों में उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन है वो किया गया है। ठीक है, अब कैसे देखिए, अब देखिए हिमालय की सबसे जो नीचे चोटी कौन सी है, तो हिमालय के सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी, सबसे नीचे है शिवालिक श्रेणी। मैंने आपको बताया था हिमालय को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ऊपर ट्रांस हिमालय, नीचे उसके नीचे ग्रेट हिमालय, फिर इसके बाद कौन सा हिमालय आता है, उसके बाद आता है लघु या बृहद हिमालय, फिर इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। तो सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है। और ये जो भांवर क्षेत्र है आप देख रहे होंगे चित्र में, क्या मैं आपको जूम करके दिखाऊं, 1 मिनट मैं आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये आपको जो ककड़ीली पथरीली वाली जगह दिख रही होगी आपको, ये ककड़ीली पथरीली, यही भांवर वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो शिवालिक से क्या होता है, नदियाँ आती हैं, शिवालिक से नदियाँ ऐसे आती हैं, तो क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर इस जगह पे क्या इकट्ठे हो जाते हैं, जिस कारण से नदियाँ यहाँ पर नहीं दिखाई देती, क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं, टुकड़े पत्थर के इतने बड़े बड़े होते हैं कि नदियाँ इनके नीचे से ही निकल जाती है, तो नदियाँ इस क्षेत्र में नहीं दिखाई देती है। फिलहाल अभी हम चर्चा करेंगे इसके बाद भांवर क्षेत्र का, तराई क्षेत्र का, खादर क्षेत्र का। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भांवर क्षेत्र, भांवर क्षेत्र है तो ये शिवालिक के श्रेणी में है। तो ये क्षेत्र शिवालिक के श्रेणी है, मैंने आपको बताया अभी, ये हमारा शिवालिक पर्वत है और इसी की श्रेणी में क्या है, ये नीचे दक्षिण में ये भांवर क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार ये शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। तो इसे जो भांवर है इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक है। इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। अब इसका थोड़ा समझिए, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, झील है मानसरोवर झील, उसका एक ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है सिंधु नदी इस प्रकार, और यह सिक्किम के पास से निकलती है तीस्ता नदी। तो जो विस्तार है ये भांवर वाले क्षेत्र का तो इतना है, कितना, इतना विस्तार है इसका। ठीक है, कुल इतना विस्तार है, इस प्रकार विस्तार है। ठीक है, इतना आपसे कहा जा रहा है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए शिवालिक श्रेणी की ठीक नीचे यानी कि दक्षिण में होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था शिवालिक श्रेणी है ऊपर, और अगर नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं, कंकड़, पत्थर बड़े बड़े लाती हैं और इसी पार्ट को जमा कर देती हैं। इसी को कहा जाता है भांवर वाला क्षेत्र। यहाँ जमा कर देती हैं और नदियाँ जिससे नहीं दिखाती। इस क्षेत्र में नदियाँ अदृश्य रहती है। अब आप बात बताइए, अब जो इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे तो पानी अगर आएगा तो नीचे से निकल जाएगा, नदियाँ यहाँ नहीं दिखाई देती। और एक कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। तो आपको कॉमन सेंस, कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है भाई, पत्थर में कहाँ कृषि हो जाएगी, कोई फसल उत्पादन होगी नहीं, तो ये इसके लिए उपजाऊ नहीं है। अब एक चित्र में समझ लीजिए भांवर क्षेत्र को, आप चीज़ों को एक बार में ही इकट्ठा समझ लीजिए कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप एक ही बार चीज़ों को समझ लीजिए। और थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अब इतना ठीक रहेगा। देखिए ये हमारा जो नीला नीला दिख रहा है शिवालिक श्रेणी, क्या शिवालिक श्रेणी, इस प्रकार ये शिवालिक पर्वत है, समझ में आ गया। और ये भांवर का क्षेत्र, इसे कहा जाता है भांवर का क्षेत्र। देखिए जो शिवालिक श्रेणी जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ क्या लाती है, पत्थर छोटे छोटे बड़े बड़े ककड़ीले पथरीले लाती हैं और यहीं पे क्या करते हैं, जमा कर देती हैं। तो ये भांवर क्षेत्र का निर्माण होता है और ये क्या होता है, कृषि के लिए एकदम अनुपजाऊ है, यानी कि उपजाऊ नहीं है।
दूसरा वाला पार्ट है हमारा, इसके बाद आता है तराई का क्षेत्र। सबसे ऊपर वाला भांवर हो गया, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तराई का क्षेत्र। अब तराई का क्षेत्र कौन सा है इसके बारे में देखेंगे। तराई का क्षेत्र जो है भांवर के नीचे दक्षिण में है। तो आप ऊपर देखिए भांवर का हो गया, इसके नीचे तराई का है, ठीक है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना चौड़ाई नहीं पूछी जाती। आप इसको मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में नदियाँ दिखने लगती हैं। अब क्या होता है, पहले वाले में जो भांवर क्षेत्र में था क्या कंकड़ थे, अब यहाँ पे क्या बालू दिखने लगती है। क्या बालू, महीन बालू दिखने लगती है और यहाँ पे मिट्टी दिखने लगती है। तो यहाँ पर क्या नदियाँ दिखने लगती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर हम थोड़ा सा फिर समझेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे ताकि जिससे क्या आपकी चीज़ें क्या स्पष्ट हो जाए एकदम से, ठीक है। अब देखिए सबसे यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र, इसके बाद मैंने आपको भांवर क्षेत्र बताया, यहाँ के कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं बड़े बड़े, जिसके कारण नदियाँ नहीं दिखती। इसी के जस्ट नीचे एक क्षेत्र है, उसे कहा जाता है तराई का क्षेत्र। किसको, तराई का क्षेत्र कहा जाता है। और इस तराई वाले क्षेत्र में क्या है, जब नदियाँ बहती बहती हैं तो ये कंकड़ पत्थर छोटे छोटे और ये बालू में बदल जाते हैं इस प्रकार। तो यहाँ चिकनी मिट्टियाँ, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, तो ये तराई का क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ गया, इसको कहा जाता है तराई का क्षेत्र। तो मैंने आपको दो बता दिए, भांवर का क्षेत्र और तराई का क्षेत्र। जिस प्रकार आप थोड़ा सा मैप में इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तीसरा है हमारा बांगर का क्षेत्र। क्या है, तीसरा है बांगर का क्षेत्र। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपके समझने के ऊपर है। मैं अगर कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ आपको समझने की, ठीक है। तो ये बांगर का क्षेत्र है, ये समांतर रूप से नदियों के आसपास का ऊंचा भाग है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। अब एक बात बताइए, अब एक ये ऐसा ऊंचा भाग है, तो यहाँ नदियाँ क्या नीचे से ऐसे नदियाँ बह जाती हैं, और ये जो ऊंचा है ये यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, जिससे कारण ये क्या होता है, ये भी कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में चूना कंकड़ पाए जाते हैं, यानी कि चूना कंकड़ टाइप के पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिक सिंचाई के कारण भूमि पर नमकीन परत आ जाती है। कैसी परत आ जाती है, नमकीन परत, और ये चिथड़े चिथड़े उड़ने लगते हैं। ऐसे आपको दिख रहा होगा, नमकीन परत आ जाओ, चिथड़े चिथड़े इसके उड़ने लगते हैं, ठीक है। बांगर क्षेत्र में जिप्सम पैरासाइट का इस्तेमाल करके खेतों को उपजाऊ बनाया जाता है, यानी कि अलग से उर्वरक इसमें मिक्स किए जाते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, पाइराइट हो गया, इस तरह के मिला के इसमें क्या उपजाऊ बनाया जाता है, यानी कि फसल की जा सके। बांगर क्षेत्र में गेहूं, कपास व अन्य कई फसलें पैदा होती हैं। तो गेहूं हो गया, कपास, इस तरह की अन्य फसलें पैदा होती हैं, और इस तरह के चूने पत्थर पाए जाते हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे। चलिए हम इसको भी एक मैप की सहायता से समझेंगे, ठीक है। अब इसको भी अब देखिए, मैप की सहायता समझिए। ऊपर वाला हो गया बांगर का क्षेत्र, जिसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। इसके बाद ये कंकड़ पत्थर घिस जाते हैं तो बालू का रूप ले लेते हैं। इसके बाद जो तीसरे वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, तीसरे वाले भाग में हमारे पास चूना पत्थर पाए जाते हैं। चूना पत्थर कंकड़ जो उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ गन्ने की खेती हो गई, कपास की खेती हो गई, वो भी कैसे, जब अलग से जो है उर्वरक मिलाए जाते हैं तब यहाँ पर खेती होती है। तो आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। अगला लास्ट है हमारा खादर का क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं, खादर का क्षेत्र। अब खादर का क्षेत्र हमारा लास्ट है, चौथा क्षेत्र है, ठीक है। इसमें नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है, और प्रतिवर्ष नवीन, यानी कि नवीन का मतलब नया जरूर मिट्टी का निर्माण होता रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए नदी है, ये नदी है, और ये इधर का जो खादर का क्षेत्र है, तो एक बार बाढ़ आई तो ये नदी ऊपर चली गई, तो ये मिट्टी क्या हो गई, नई हो गई। एक बार फिर बाढ़ आई तो ये ऊपर ऐसे चली गई, तो मिट्टी क्या हो जाती है, प्रतिवर्ष नई होती रहती है, और ये नवीन होती रहती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी आती रहती है। खादर क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी ताज़ा और उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ होती है क्योंकि हर साल क्या होती है, मिट्टी बदलती रहती है। बाढ़ का पानी वहाँ आता है तो मिट्टी परिवर्तित होती है, पुरानी मिट्टी बह जाती है और नई मिट्टी आ जाती है। खादर क्षेत्र में दाल, चावल, गेहूँ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। चावल गेहूँ जैसे इसमें फसलें उगाई जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ऐसे ही समझते हैं। तो सबसे ऊपर हो गया शिवालिक पर्वत, उसके जस्ट नीचे है हमारा भांवर का क्षेत्र, जो क्या होता है, बहुत ककरीली पथरीली पाई जाती हैं। इसके बाद नीचे वाले में बालू पाई जाती है, तीसरे वाले में चूना पत्थर, और चौथे वाले में खादर का क्षेत्र। यानी कि सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र पूछे अगर आपसे कि सर्वाधिक, यानी कि उत्तर भारत के मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, तो आपको खादर का क्षेत्र बताना है। यही सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ होती है, और प्रतिवर्ष क्या होती है, नई नई होती रहती है। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया, ठीक है। अब
आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको बांगर और खादर में अंतर भी समझा देता हूँ। तो बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया बांगर वो जो हर वर्ष पानी नहीं पहुँच पाता, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है और अनुपजाऊ हो जाती है। और खादर क्या है, यानी कि बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है जिससे मिट्टी उपजाऊ रहती है, ठीक है, बदलती रहती है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स को क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो कन्फ्यूजन न रहे, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम थोड़ा सा इसको लेकर आ गए, ठीक है। तो बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश में अंतर क्या है। तो जो बांगर है पुरातन जड़ोल के क्षेत्र होते हैं और खादर नूतन, नूतन मतलब होता है नया और पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। बांगर उच्च मैदानी भाग होते हैं और जो खादर होते हैं निम्न मैदानी भाग होते हैं। यानी कि ये आपसे ऐसे कह रहा है कि बांगर उच्च मैदानी भाग होते हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे मैदान होते हैं, ठीक है। और नदी के से नीचे नीचे से ऐसे ऐसे निकल जाती है और ये बाढ़ का पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता, ऐसे ऐसे नहीं पहुंच पाता। तो क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ऊपर होते हैं। और जो खादर होते हैं निम्न होते हैं। ये निम्न का मतलब ऐसे ऐसे नीचे रहते हैं और बाढ़ का पानी हर वर्ष इससे पहुँचता रहता है, ठीक है। इन प्रदेशों में बाढ़ का पानी जल नहीं पहुँच पाता। वही बात करें कि बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें अगर हम देखें तीसरा पॉइंट, तो इन प्रदेशों में प्रतिवर्ष बाढ़ का जल का पानी पहुंच जाता है। तो ये इसमें नहीं पहुंच पाता, इसमें पहुंच जाता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। बांगर प्रदेशों में अपर्दन के कारण मुलायम मिट्टी की जगह ककड़ीली पर्दीली की प्रधानता मिलती है। यानी अपर्दन मतलब होता है मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटना अपर्दन कहलाता है। तो इसमें मुलायम मिट्टी कट जाती है अपर्दन के कारण, और इसमें क्या बचता है, ककड़ीली पथरीली बचती है। और वहीं पर अगर 4 पॉइंट में देखें खादर प्रदेश में, तो मुलायम मिट्टी की प्रतिवर्ष परत जमती रहती है। क्योंकि देखिए पानी आता रहता है हर बार, तो ये अपने साथ सेडिमेंट अवसाद लाता है, तो ये प्रतिवर्ष जमती रहती है मुलायम मिट्टी, ठीक है। 5वां पॉइंट है, यह प्रदेश मुख्यतः उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग उत्तराखंड में अधिक मिलता है। जो उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है उत्तराखंड साइड, ये अधिक मिलता है बांगर वाला प्रदेश। अगर इसके खादर की बात करें तो ये मुख्यतः उत्तर पूर्वी प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये उत्तर भारत का ये मैदान है, ये यहाँ से ऐसे लेकर यहाँ तक पूरा, यानी कि सिंधु नदी तक, यानी कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो इधर के जो हैं, इधर ये बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, तो इधर क्या है, खादर प्रदेश है, यानी कि अच्छी यहाँ पर फसल होती है। और इधर उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड की साइड के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे अच्छी फसल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है, जो कि प्रतिवर्ष क्या होती है, प्रतिवर्ष क्या नवीन नहीं हो पाती है, जिससे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, अनुपजाऊ रहती है। तो मैंने आपको बता दिया पूरा आपको बांगर क्षेत्र एवं खादर क्षेत्र, और ये जो उत्तर भारत का मैदान का भौतिक विभाजन मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, भौतिक विभाजन मैंने आपको पूरा उत्तर भारत के मैदान का भौतिक विभाजन पूरा ये इस साइड वाला ये पूरा बता दिया। अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। प्रादेशिक विभाजन भी 4 प्रकार से किया गया, जैसे पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, तो उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन रहेगा, तो उसको भी हम इसी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई हिमालय नहीं पढ़ा है आपने, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और भौतिक विभाजन दोनों मैंने पढ़ा दिया है, दोनों मेरी प्लेलिस्ट में पढ़ा है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।